मेरा नाम काशवी है और मैं एक साधारण परिवार की बेटी हूँ। मेरी कहानी मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों की कहानियों से मिलती जुलती है। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी थे और मेरी माँ घर पर ही पड़ोसियों के कपड़े सिलती थीं। हम 3 भाई बहन थे। मुझसे बड़ी दीदी, एक प्यारा भाई और मैं सबसे छोटी। हम सब अभी पढ़ाई कर रहे थे। मेरी रंगत सांवली थी, पर मेरे परिवार ने कभी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया और सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे साथ एक सहेली पढ़ती थी। हम दोनों की जल्दी ही पक्की दोस्ती हो गई। मैं और वह हर पल कॉलेज में साथ ही रहते थे। जीवन के दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। हम सब अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी सहपाठी साक्षी की शादी थी। हम सब सहेलियां उस शादी में जा रही थीं। मैं भी अपनी दोस्त नेहा के साथ जा रही थी। मैं और नेहा खूब सज धज कर शादी वाले घर पहुंचे। वहां हर तरफ रौनक ही रौनक थी। मैं एक हंसमुख लड़की थी और मुझे इस तरह की पार्टियां बहुत पसंद थीं। दोस्तों के साथ मस्ती करना, जीवन को अपनी शर्तों पर जीना, छोटी छोटी खुशियों को अपना बना लेना मुझे बहुत पसंद था। शादी का घर बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी बत्तियां लगी हुई थीं। हम सब सहेलियां अंदर की ओर बढ़ गईं। जिस सहेली की शादी थी वह साक्षी थी। वह दुल्हन बनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। हम सब बारी बारी उससे मिलने लगे। फिर हम काफी देर वहीं बैठे रहे। जीवन का सबसे बड़ा आघात। कभी कभी लगता था कि जीवन बस यही है। अभी असली जीवन की कटुताओं और कड़वी सच्चाइयों से मेरा कोई वास्ता पड़ा ही नहीं था। ये तो मुझे तब पता चला जब जीवन ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। मेरी माँ मेरा जीवन थी और वह एक दिन अचानक मुझसे बहुत दूर चली गईं, इतनी दूर जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह हम सब के साथ हंस बोल रही थी। मुझसे मेरे परीक्षा के बारे में पूछ रही थी। मैं भी उन्हें बता रही थी कि कब मेरी परीक्षा शुरू हो रही है और मेरी कितनी तैयारी है। हमारे सामने बैठे बैठे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और हमें तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत आपातकालीन कक्ष में भर्ती किया। हम सब बाहर बैठे प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी माँ ठीक हो जाए। 18 घंटे बीत चुके थे, पर डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी दीदी मुझे घर ले आई और दवा देकर सुला दिया। मैं सो रही थी कि मुझे एक अजीब सपना आया। मैं अचानक डरकर उठ गई और दीदी से जिद करने लगी कि मुझे माँ के पास अस्पताल जाना है। वह मुझे वहां ले गईं। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मुझे पता चला कि मेरी माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैं एकदम से मुंह पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठ गई, मानो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। अगले कई घंटे मैं बेहोश रही। मुझे किसी चीज का कोई होश न था। जीवन की नई वास्तविकता और नया रिश्ता। कुछ दिन बीते तो मेरी हालत थोड़ी संभलने लगी, पर अब मैंने बाहर आना जाना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि कॉलेज भी नहीं जा रही थी और न ही परीक्षा दे रही थी। मैं मानो सारी दुनिया से अलग थलग होकर रह गई थी। अभी माँ की मृत्यु को कुछ महीने ही बीते थे कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। और वह एक दिन घर आए तो उनके साथ एक महिला थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है और अब यह हमारे साथ रहेंगी। हमने अपने पापा से कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद हमारी नई माँ से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई थी। मैं पूरा दिन घर पर ही रहती और बोर होती रहती। कोई खास काम नहीं होता था। एक दिन मेरी मौसी हमारे घर आई और मेरी दीदी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा। मेरे पापा और भाई ने दीदी से पूछकर हाँ कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर क्षण मुझे माँ की याद आती रही। शादी सादे तरीके से करने का निर्णय लिया गया। मैंने अपनी करीबी सहेलियों को भी बुला लिया। घर में रौनक लग गई। इतने लंबे समय की उदासी के बाद मैं आज थोड़ी खुश थी। हम सब सहेलियां कमरे में बैठी बातें कर रही थीं कि मेरे भाई ने मुझे बाहर बुलाया। मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मौसी तुम्हें बुला रही हैं। मैं उनकी बात सुनकर सिर हिलाकर सामने वाले कमरे की ओर बढ़ गई और वह बाहर आंगन की ओर। मुझे लगा मौसी वहीं होंगी, पर जब मैं अंदर दाखिल हुई तो वहां कोई नहीं था। इससे पहले कि मैं पलटकर वापस जाती, मुझे स्नानघर से पानी गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि मौसी अंदर हैं। मैं वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद स्नानघर का दरवाजा खुला और कोई बाहर आया तो मैंने पलटकर देखा। मुझे लगा वह मौसी होंगी, पर मैं देखकर हैरान रह गई। वह तो एक 24-25 साल का लड़का था। वह भी मुझे वहां देखकर मेरी तरह बहुत हैरान था। ये बहुत ही अजीब स्थिति थी मेरे लिए। मैं बिना कुछ बोले तेजी से कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी, पर अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया और मुझसे पूछने लगा कि मैं कौन हूं। मैंने उसे जवाब देने के बजाय कहा कि मेरा बाजू छोड़ो। उसके बाजू छोड़ते ही मैं वहां से भाग निकली और बाहर आकर मैंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। और फिर मेरी नजर मेरे बाजू पर पड़ी
तो वहां एक लाल निशान था जो उसके सख्ती से पकड़ने की वजह से बना था। फिर पूरे समारोह में मैं उसकी नजरों से बचने के लिए अंदर कमरे में ही रही। विदाई के समय मैं बाहर आई तो इधर उधर देखा, पर वह मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं अपनी दीदी के गले लगकर बहुत बुरी तरह रोने लगी। उस समय माँ की बहुत याद आई। काश वह हमारे बीच मौजूद होती तो सब कुछ कितना अलग होता। कुछ देर बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया था। अभी कुछ देर पहले ही तो यहाँ कितनी रौनक थी, पर अब जैसे सारी रौनकें मेरी दीदी के साथ ही चली गई थीं। मैं थक हार कर अपने कमरे में आकर लेट गई और धीरे धीरे रोने लगी। आधी रात का समय था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे अचानक बहुत जोर की प्यास लगी। यूं लगा जैसे मेरे गले में कांटे चुभ रहे हैं। शायद यह घंटों से रोने का असर था। मैं उठकर बाहर बने रसोई घर की ओर आई तो मुझे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह जो कोई भी था उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसके हाथ में पानी की बोतल थी। मैं वहीं खड़ी रही। शायद किसी की उपस्थिति का उसे एहसास हो गया था। तभी उसने पलटकर देखा तो मुझे उसका चेहरा नजर आया। वह तो वही लड़का था जिसे शाम में मैं टकरा गई थी। मैं उसे उस समय अपने सामने देखकर भौचक्की रह गई थी। वह भी मुझे देखकर पहले हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कुराने से उसके चेहरे पर गड्ढे पड़ते थे। मैं अब तक नहीं जानती थी कि वह कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा था। पहले मुझे लगा था कि वह शादी में आया कोई मेहमान होगा और अब तक वापस जा चुका होगा, पर वह यहाँ था तो इसका मतलब था कि वह कोई रिश्तेदार था, करीबी। पर मैं तो अपने सारे रिश्तेदारों को जानती थी, फिर ये कौन था? मैं वहीं खड़ी खड़ी सोच में डूब गई थी। तभी उसने मेरी आंखों के आगे हाथ लहराया और मैं अपने होश में वापस लौटी। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, तुम्हारे वह मामा जो बाहर रहते थे उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। उसके परिचय करवाने पर मुझे याद आया कि मेरे मामा जो बाहर देश रहते थे, ये उनका बेटा अरुण था। मैं फिर पानी पीकर वापस आकर सो गई। प्रेम का नया अध्याय और भाग्य का मोड़। अगले दिन हम दीदी के ससुराल नाश्ता लेकर गए तो मैंने देखा वह भी हमारे साथ था। मैं काफी झुंझला गई। मैंने उसकी गहरी बोलती आंखों में छिपे संदेश को अनदेखा कर दिया। अगले दिन वलीमा था। मैं तैयार होकर बाहर आई तो भाई ने कहा कि तुम अरुण के साथ आ जाना, हमारी गाड़ी में जगह नहीं। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर उस समय मजबूरी थी तो मैं उसके साथ बैठ गई। सारे रास्ते मैंने उसकी तरफ न देखने का संकल्प लिया और उस पर कायम थी। हमने कोई बात नहीं की और अप्रत्याशित रूप से वह भी शांत रहा। हॉल के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। इससे पहले कि मैं उतरती, उसने मेरा बाजू पकड़कर रोक दिया और कहा कि मेरी बात सुन लो। मैं मजबूरन रुक गई और फिर उसकी बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। उसने मुझे कहा कि वह मुझे पसंद करता है, तब से ही जब पहली बार मुझे देखा था, और वह मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। मैं कुछ न कह सकी, बस आश्चर्य से उसका मुंह देखती रह गई। फिर मैं हाथ छुड़ाकर तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मैं अपनी दीदी के पास गई और उनसे बातें करने लगी। खाना खुलने पर मैं खाना लेने जाने लगी तो एक बार फिर से मैं उससे टकरा गई और वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान देखकर झलकर राख हो गई। हर बीते दिन के साथ मुझे उससे सख्त किस्म की चिढ़ होती जा रही थी। मैंने खुद को इस बारे में सोचने से बहुत रोका, पर वह लगातार मेरे मस्तिष्क पर सवार रहता। इन्हीं दिनों मैंने पापा और भाई के कहने पर दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज और घर के बीच ही उलझ कर रह गई थी कि तभी एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा। वह उनके ही कोई दूर के रिश्तेदार थे। मुझे अभी किसी बात का कोई खास ज्ञान न था, पर उस क्षण मुझे किसी की कोई कही बात याद आई। मुझे वह व्यक्ति याद आया जो मुझको पसंद करता था और शादी भी करना चाहता था। मेरी उसके साथ कोई पसंदगी की बात न थी और न ही इस रिश्ते पर कोई आपत्ति था जो मेरी सौतेली माँ लाई थी। मैंने हर निर्णय घर वालों पर छोड़ दिया था। धीरे धीरे मैं जीवन की ओर लौट रही थी। मेरी शादी की तिथि तय कर दी गई थी। मेरी परीक्षा के बाद की तिथि रखी गई। मैंने उस लड़के को देखा तक नहीं था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। उसके घर वाले आकर मुझे पसंद कर गए थे। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें मेरे सांवले रंग पर कोई आपत्ति था या नहीं। मैं बस शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। बेवफाई और एक नया जन्म। अगले महीने ही मेरी शादी थी। मैं खरीदारी आदि से अभी फौरिग नहीं हुई थी। फिर इस सब में व्यस्त पता ही न चला कि कब शादी का दिन सिर पर आ गया। आज मेरी शादी थी। मेरे दिल में बहुत से संदेह थे कि जब वह मुझे देखेगा तो न जाने क्या कहेगा और वह कैसा होगा। मैं नए परिवार में कैसे रहूंगी? इन्हीं सब संदेहों में घिरी मेरी विदाई हो गई। ससुराल पहुंचने पर मेरे पति ने मेरी गहरी रंगत की वजह से मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और कमरे से निकाल देते थे। जब मेरी ननद मुझे कमरे में ले जाकर चंदन और गुलाब की मिट्टी लगाती और कहती, "चल अब तो गौरी हो जाएगी," और जब अगले दिन सोकर उठती तो पति मेरे कदमों में बैठा होता। जीवन अच्छा हो गया था, पर मुझे जिज्ञासा थी कि आखिर इस चंदन और गुलाब की मिट्टी में क्या है। एक दिन ननद से यही पूछने जल्दी से उसके कमरे।
मैं गई तो सिर पर आसमान टूट पड़ा कि वह चंदन और गुलाब की मिट्टी में अपने थूक डालकर मिला रही थी। मुझे यह देखकर एकदम घिन आई और मैंने उससे कहा कि क्या तुम रोज यही करती हो? तो उसने कहा कि हाँ। मैं जल्दी से वहां से बाहर निकल आई। रात भर मैं उसकी इस हरकत के बारे में सोचती रही। तब उसने मुझे कहा कि मैं ये खुद भी लगाती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, उसे सीखा था मैंने यह। मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब न दिया। तभी मैंने एक दिन अपनी दीदी से कहा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग हूँ। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और धैर्य रखने को कहा, पर हर बीतते दिन के साथ मेरी यातना बढ़ती जा रही थी। मेरा पति हर रोज मुझे दुत्कार कर मेरी उपेक्षा करता था और यह सब मुझे सहना बहुत कठिन लगता। मैं एक दिन तंग आकर घर से ही भाग गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं बस भागती जा रही थी। फिर मुझे मेरी दोस्त नेहा का ख्याल आया। मैं उसके घर चली गई। वह मेरी हालत देखकर रोने लगी। मैं कुछ दिन उसके पास ही रही। मेरे घर वाले मेरे गायब हो जाने पर बहुत परेशान थे। फिर मेरी दोस्त ने मेरी दीदी को बताया कि वह उसके पास है। अगले दिन मेरे पापा और भाई आकर मुझे अपने साथ ले गए और मुझसे पूछा क्या हुआ था। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई तो वह बहुत गुस्से में आ गए और मेरे पति को बुलवाया। जब वह आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था। ये तो जबरदस्ती की शादी थी और उसने यह भी बताया कि वह पहले से विवाहित है। हम सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उसने बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ये सब जानती थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट गया। मैं एक बार फिर सबसे कटकर रह गई। कुछ दिन बीते होंगे कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे इसका कोई अफसोस न हुआ। मैं बिना कुछ कहे जीवन के उसी ढर्रे पर जीने लगी जिस पर जीवन मुझे लेकर जा रहा था। तकदीर का दोबारा मिलना और सच्ची मोहब्बत। आज सुबह से ही मौसम बादलों से भरा था। मैं सड़क पर चलती जा रही थी और अपने जीवन के कड़वे दिनों के बारे में सोच रही थी। आज 2 साल बीत गए थे उस घटना को। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अब एक जगह नौकरी कर रही थी। मैंने अभी तक दोबारा शादी का इरादा नहीं बांधा था। मैं रोज की तरह आज भी सुबह सुबह पार्क की ओर जा रही थी। सुबह का हल्का धुंधलापन हर जगह छाया हुआ था। मैं अपनी धुन में मग्न बस चलती जा रही थी कि एक दिन दूसरी तरफ से आते व्यक्ति से बुरी तरह टकरा गई। वह मुझे क्षमा करें बोलकर आगे बढ़ गया। मैं उसका चेहरा न देख पाई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। फिर मैं सिर झटक कर पार्क की ओर बढ़ गई। सामने बने बेंच को खाली देखा तो मैं उधर ही बैठ गई और हाथ में थामी पुस्तक खोलकर घुटनों पर रखकर पढ़ने लगी। मैं आसपास से बेखबर पुस्तक में बुरी तरह डूबी हुई थी। जब 8 बजे तो मैं सामान्य तरीके से पुस्तक बंद कर अपनी जगह से उठ गई। लगभग पार्क खाली हो चुका था। यह समय स्कूल और कार्यालय आदि जाने का था। मुझे भी 9 बजे निकलना था। मैंने सबसे पहले गहरी सांस लेकर सुबह की ताज़ी हवा खुद में उतारी और फिर वापसी के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। वापसी पर मुझे यूं लगा मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। थोड़ा आगे जाकर मैं रुक गई और वापस मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं भी उसको अपना भ्रम मानकर घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचकर मैंने नाश्ता बनाकर नाश्ता किया और फिर तैयार होकर अपने कार्यालय के लिए निकल गई। मैंने अभी तक अपने मालिक को नहीं देखा था। हालांकि काफी समय हो गया था मुझे यहाँ काम करते हुए, पर कभी मुलाकात का मौका न मिला। न ही मुझे उनका नाम मालूम था। सब बस उन्हें बड़े साहब के नाम से बुलाते थे। आज जब मैं कार्यालय पहुंची तो सामान्य तरीके से फाइलों का एक ढेर मेरी मेज पर पहले से ही पड़ा था। मुझे पता था कि अब शाम तक मुझे इन्हीं में अपना सिर घुसाए रखना है। मैंने मेज की पीठ पर अपना हैंडबैग रखा और खुद को सीट पर गिरा लिया। अभी मैं फाइलें देखने का सोच ही रही थी कि मेरी नजर वहां पड़े एक कार्ड पर पड़ी। मैंने उठाकर देखा तो वह दोस्ती का कार्ड था। मैंने उसे खोला तो अंदर बहुत खूबसूरत लेखन में मेरा ही नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान थी कि आखिर ये यहाँ किसने रखा होगा। आज का पूरा दिन बहुत अजीब था मेरे लिए। सुबह से अजीब से घटनाएं हो रही थी मेरे साथ। मैं अब इन्हीं सोचों में मग्न थी कि मेरी एक सहकर्मी ने आकर मुझे बताया कि आज मालिक आए हैं। ये काफी आश्चर्यजनक था क्योंकि यह पहली बार था कि वह इस तरह आए थे, वरना वह मुख्य शाखा में ही होते थे ज्यादातर। पर अब यूं अचानक बिना किसी वजह के उनकी यह आगमन आश्चर्यजनक था। बहरहाल मैं अपने काम में व्यस्त हो गई थी। मुझे क्या कोई आए या जाए। शाम को जब हमारा समय खत्म हुआ तो मैं पैदल ही बस स्टॉप की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने ताज़ा होकर पुस्तकों की दुकान पर जाने का निर्णय लिया। मैं घर से निकलकर अभी अगली गली में मुड़ी ही थी कि मेरे साथ कोई चलने लगा। मुझे काफी अजीब लगा। मैंने उसका चेहरा देखना चाहा पर उसने टोपी पहन रखी थी, जिसके कारण मैं उसका चेहरा न देख पाई। मैं जब पुस्तकों की दुकान पर पहुंची तो वहां से आगे चला गया। वापसी पर मैंने देखना चाहा कि वह कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, पर वहां कोई भी नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं पार्क के लिए निकली तो दोबारा मुझे लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मैंने अत्यधिक गुस्से में आकर मुड़कर देखा तो मेरे ठीक पीछे वह खड़ा था। क्या समस्या है तुम्हारे साथ? क्यों हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो? कौन हो तुम? मैंने गुस्से में आते हुए उस पर कई सवालों की एक साथ ही बौछार कर दी। उसने बिना कुछ कहे अपनी टोपी हटाई तो मैंने उसका चेहरा देखा।
और मैं उसकी तरफ देखते ही हक्की बक्की रह गई। न जाने कितने साल बीत गए थे उसको देखे हुए। मैं तो उसे भूल ही गई थी और आज वह अचानक यूं मेरे पीछे आ खड़ा हुआ था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह कभी वापस भी आ सकता है, हम मिल भी सकते हैं। वहीं खड़े खड़े मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ रही थी। मुझे भौचक्की देखकर वह मुझे अपने साथ अंदर पार्क में ले गया और बेंच पर बिठा दिया, साथ ही खुद भी कुछ फासले पर बैठ गया। मैंने एक बार फिर उसकी दिशा में देखा। वह अरुण था। न जाने इतने सालों बाद वह कहाँ से एकदम मेरे सामने आ गया था और वह मेरा पीछा क्यों कर रहा था आखिर। मुझे शांत देखकर उसने मुझसे बात करने का इरादा किया और पहला सवाल उसने मुझसे जो किया उसमें कई शिकायतें छिपी थीं। तुमने शादी क्यों कर ली थी? मेरे इंतजार क्यों नहीं किया? मैं उसका यह अप्रत्याशित सवाल सुनकर बस उसका मुंह देखकर रह गई। फिर वहीं बैठे बैठे मैंने उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसने कहा कि तुम आज भी वैसे ही आकर्षक हो। काश तुम मुझसे पूछती कि तुम्हारी ये बोलती आंखें कैसा जादू कर जाती हैं मुझ पर। उसने मुझे बताया कि उसे जल्दी में वापस जाना पड़ गया था। उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी और न ही कोई वादा किया था। हमारे बीच था ही क्या। उस दिन यूं बैठे बैठे हमने काफी बातें कर लीं। फिर मैं घर वापसी के लिए निकल आई। घर आकर तैयार होकर मैं कार्यालय के लिए गई तो मैंने उसे वहां देखा। मैंने सोचा कि कैसा व्यक्ति है, मेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गया। पर बाद में मुझे कार्यालय के लोगों से पता चला कि वह ही वास्तव में हमारा मालिक है। मैं सुनकर काफी हैरान हुई। वह हर जगह कुछ दिन से मेरा पीछा कर रहा था और मुझे संदेह भी न हुआ कि यह वही अरुण है। खैर, कुछ भी था, अब उसका मेरे जीवन में दोबारा आना मुझे जीवन की सुंदरताओं की तरफ एक बार फिर आकर्षित कर रहा था। एक दिन वह घर आया और सबसे मिलकर मेरे घर वालों की अनुमति से मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले गए। उसका घर काफी बड़ा और खूबसूरत था और चारों तरफ से पौधों से घिरा हुआ था। वहां विभिन्न प्रकार के फूल भी लगे हुए थे और रंग बिरंगे पक्षी भी थे। उसने बाग में जाकर मुझे फव्वारे के सामने खड़ा किया और अपना एक घुटना जमीन पर रखकर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कहा कि क्या तुम मेरे जीवन में वसंत बनकर आओगी। उसके इतने खूबसूरत तरीके से मुझे शादी के लिए प्रस्ताव करना मुझे बहुत पसंद आया। जीवन में पहली बार मैंने अपने दिल को किसी के लिए पिघलते पाया था। पहली बार किसी ने बहुत चाहत और प्रेम से मुझसे मांगा था। अभिव्यक्ति और स्वीकारोक्ति का यह तरीका मेरा दिल ही चुरा गया। मैंने अपने दिल को उसके जज्बातों के आगे झुकते पाया और मेरे होठों से निकलते हाँ पर वहां चहचहाती चिड़ियाओं भी गवाह बन गईं। एक नए सफर का आरंभ। जब अरुण ने घुटने टेककर काशवी से पूछा, क्या तुम मेरे जीवन में वसंत बनकर आओगी, तो काशवी का दिल पहली बार इतनी शिद्दत से धड़का। उसके होठों पर हाँ का शब्द आया और उसके साथ ही जैसे उसके जीवन की सारी कटुता बह गई। उसने अरुण का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूं हमेशा के लिए। उसकी आवाज में जो सुकून और यकीन था वह अरुण की आंखों में चमक बनकर उतर आया। अरुण ने काशवी के घर वालों से मुलाकात की और शादी की बात पक्की की। काशवी के पिता और भाई अरुण की शराफत और उसके प्रेम देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और यूं एक बार फिर काशवी के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार का माहौल बिल्कुल अलग था। न कोई दुख था, न कोई अनिश्चितता। हर तरफ खुशियों का राज था। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल हुआ। यह अरुण का बड़ा भाई था, अयान। अयान और अरुण दोनों एक साथ ही विदेश में कारोबार चलाते थे, लेकिन अयान ज्यादा सख्त मिजाज और व्यावहारिक सोच का मालिक था। उसे अरुण की प्रेम कहानी पर यकीन नहीं था और वह काशवी को अरुण के लिए सही लड़की नहीं समझता था। अयान को लगता था कि काशवी एक ऐसे परिवार से है जो उनकी हैसियत के अनुसार नहीं है और उसकी पिछले विवाह का अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं था। अयान का विरोध और एक अनदेखी साजिश। शादी के समारोह के दिनों में अयान भारत आया और उसने खुलेआम काशवी का विरोध शुरू कर दिया। वह काशवी और उसके परिवार के बारे में ऐसे सवाल करता जिनसे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। काशवी को बहुत दुख होता, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। अरुण हमेशा उसका साथ देता और अपने भाई को समझाने की कोशिश करता, लेकिन अयान अपनी जिद पर कायम था। एक दिन अयान ने अरुण को एक तरफ ले जाकर कहा, अरुण, ये लड़की तुम्हारे मापदंड की नहीं है, इसका अतीत अच्छा नहीं है। इसने पहली शादी के बाद भी तुम्हारा इंतजार नहीं किया, ये बस तुम्हारे पैसे और रुतबे के लिए हाँ कर रही है। अरुण ने यह सुनकर अयान को बहुत सख्त लहजे में जवाब दिया, भाई, आप काशवी को नहीं जानते। उसने जो कुछ भी सहा है वह किसी और के लिए नहीं था, उसका अपना निर्णय था और मैं उसके हर निर्णय का सम्मान करता हूँ। और रही बात पैसे की, तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी चीज की जरूरत है। वह खुद आत्मविश्वासी और एक स्वतंत्र महिला है। अयान अरुण की बात से और ज्यादा नाराज हो गया और उसने एक गुप्त साजिश का तरीका बनाया। उसने काशवी के पूर्व पति को ढूंढा और उसे पैसे की पेशकश की कि वह शादी से ठीक पहले काशवी पर आरोप लगाए कि वह उससे छुपकर मिली थी और उसके साथ बिताए हुए समय के बारे में झूठी कहानियां सुनाए। पूर्व पति, जो बेईमान था,
तुरंत तैयार हो गया। सत्य की जीत और एक नया जन्म। शादी से एक दिन पहले पूर्व पति ने अरुण के घर फोन किया और अयान की साजिश के तहत काशवी पर घटिया आरोप लगाए। यह सुनकर अरुण के परिवार में खलबली मच गई। अरुण भी परेशान हो गया, लेकिन उसने काशवी पर यकीन रखा। उसने तुरंत काशवी को फोन किया और उसे बुलाया। काशवी तुरंत अरुण के घर पहुंची। जब सब वहां मौजूद थे तो अरुण ने अपने पूर्व पति को बुलाया। पूर्व पति ने वही झूठ दोहराए जो उसे अयान ने सिखाए थे। काशवी यह सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस हद तक गिर सकता है। लेकिन अचानक एक नया मोड़ आया। काशवी की सौतेली माँ, जो शुरू में शांत थी, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह सब झूठ है। मुझे इस व्यक्ति के बारे में सब मालूम है। वह लालची और झूठा है और हमेशा से ही काशवी को परेशान करता रहा है। सौतेली माँ ने सबके सामने स्वीकार किया कि वह पहले पति की सच्चाई जानती थीं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ की खातिर उन्होंने चुप्पी साधी थी। इससे अयान को बहुत शर्मिंदगी हुई। तभी एक और अनदेखे किरदार ने प्रवेश किया। यह प्रेम था, जो अरुण के एक पुराने दोस्त का बेटा था और वह अयान को बचपन से जानता था। उसने खुलासा किया कि अयान ने ही पूर्व पति से मिलकर यह सब साजिश रची थी। जब सबने अयान पर आरोप लगाया तो वह यह सुनकर वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद अरुण के परिवार को काशवी की पवित्रता और सच्चाई पर पूरा यकीन हो गया। अरुण ने काशवी को गले लगाया और उससे माफी मांगी। काशवी ने कहा, तुमने मुझ पर भरोसा रखा, यही मेरे लिए सब कुछ है। एक सुखद भविष्य का आरंभ। आखिरकार वह दिन आ गया। काशवी और अरुण की शादी हो गई और यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि यह प्रेम की जीत थी। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जो दुखों, गमों और कटुताओं से दूर प्रेम, विश्वास और सुकून की खुशबू से भरा था। काशवी ने जीवन की कड़वी सच्चाइयों को सहा था, लेकिन उसने आशा का दामन नहीं छोड़ा था। उसकी कहानी मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों की कहानियों से मिलती जुलती थी, पर उसका अंत इस बात का प्रमाण था कि जब सच्चा प्रेम और यकीन हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। काशवी और अरुण ने एक दूसरे को एक पूर्ण इंसान की तरह स्वीकार किया और एक ऐसी नई जिंदगी की नींव रखी जिसमें उनका प्रेम ही सबसे कीमती था। एक नए किरदार का आगमन और पुराने झकमों की गूंज। शादी के बाद काशवी और अरुण का जीवन बहुत खूबसूरत बीत रहा था। अरुण ने उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा हुआ था। वह उसे बहुत प्रेम और सम्मान देता था। एक दिन अरुण ने काशवी को बताया कि वह अपना कारोबार भारत स्थानांतरित कर रहे हैं, ताकि वह दोनों अपने परिवार के करीब रह सकें। काशवी यह सुनकर बहुत खुश हुई। इसी दौरान अरुण के परिवार में एक और नया किरदार दाखिल हुआ। यह अरुण की बुआ की बेटी नूर थी। नूर बचपन से अरुण को पसंद करती थी और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। जब उसे पता चला कि अरुण ने शादी कर ली है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह काशवी को नापसंद करने लगी और उसने काशवी के जीवन में मुश्किलें पैदा करने का निर्णय लिया। एक दिन अरुण और काशवी एक पारिवारिक रात्रि भोज पर गए, जहां नूर भी मौजूद थी। नूर ने काशवी से मजाक में कहा, बड़ी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी सांवली रंगत वाली को अरुण जैसा अमीर और खूबसूरत पति मिल गया। लेकिन अरुण तो गोरी रंगत वाली लड़कियों को पसंद करता था। नूर ने यह भी कहा कि अरुण ने कभी अपने सपनों की लड़की के बारे में उसे बताया था और वह काशवी जैसी नहीं थी। काशवी यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि उसका रंग हमेशा उसके जीवन में एक चुनौती रहा है। सत्य का खुलासा और एक गहरी साजिश का पर्दाफाश। एक दिन नूर ने काशवी को धोखे से एक पार्टी में बुलाया और उसे एक नशा देने वाला पेय पदार्थ पिला दिया। काशवी की हालत खराब होने लगी। नूर ने उसकी बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर उसे उसके पूर्व पति के साथ एक कमरे में बंद कर दिया और अरुण को फोन करके बताया कि काशवी उसे धोखा दे रही है। अरुण जब पार्टी में पहुंचा तो उसने काशवी को इस हालत में देखकर बहुत दुख महसूस किया। वह उस पर गुस्से से चिल्लाने लगा और उससे पूछा कि वह यह सब क्यों कर रही है। काशवी ने जवाब दिया, यह सब झूठ है, यह सब नूर ने किया है। अरुण ने काशवी की बात पर यकीन नहीं किया। वह उसे छोड़कर घर चला गया। काशवी ने रोते हुए अपनी दीदी को फोन करके सारी बात बताई। उसकी दीदी तुरंत वहां पहुंची और उसकी हालत देखकर तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर ने काशवी का मुआयना किया तो उन्होंने बताया कि उसे नशा देने वाला पेय पदार्थ दिया गया था, जो उसकी जान भी ले सकता था। दीदी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की जांच से सत्य सामने आ गया कि यह सब नूर की साजिश थी। उसका एक साथी जो इस पार्टी में वेटर का काम कर रहा था, उसने सच बता दिया। उसने यह भी बताया कि यह सब नूर ने अरुण के पूर्व पति के साथ मिलकर किया था। वह यह भी जानता था कि अरुण के पूर्व पति ने पहले काशवी पर आरोप लगाया था। पुलिस ने नूर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पूर्व पति को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रेम की जीत और एक नया जन्म। अरुण को जब यह सब पता चला तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने की पर बहुत पछताया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और काशवी से माफी मांगी।
उसने कहा, मैं अंधा हो गया था, मुझे यकीन करना चाहिए था तुम पर। काशवी ने उसे माफ कर दिया और फिर वह दोनों वापस घर आ गए। इस घटना के बाद अरुण और काशवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने मिलकर जीवन के इस सफर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया। काशवी ने अपने कारोबार को बढ़ाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने समाज में उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जो सांवली रंगत की वजह से मुश्किलों का सामना करते हैं। उसकी कहानी ने इस बात को साबित किया कि सच्ची मोहब्बत रंगत, दौलत या रुतबे की मोहताज नहीं होती, बल्कि यह सिर्फ दिल को देखती है। काशवी को पता चला कि वह मां बनने वाली है और यह खबर सुनकर अरुण बहुत खुश हुआ। उसने काशवी को एक खूबसूरत तोहफा दिया जिसमें एक फूलों का गुलदस्ता था जिसमें गुलाब और चमेली के फूल थे। इस गुलदस्ते में एक खूबसूरत संदेश भी था जिस पर लिखा था, मेरी जिंदगी में वसंत आ गया है और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फूल हो। और फिर उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ जो प्रेम, खुशी और खुशहाली से भरा हुआ था।